Hello students. In our previous class, we were discussing about artificial classification system. In this class, we will discuss about natural classification system as well as phylogenetic classification system. इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने देखा था कि उनके अंदर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उनका फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। जो प्लांट एक दूसरे से सिमिलरिटीज रखते हैं उनको एक ग्रुप में रख देते थे, जो प्लांट एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते थे उनको दूसरे ग्रुप में रख देते थे। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम मॉर्फोलॉजी के अलावा बहुत सारी अदर थिंग्स को भी ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे तीन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन कौन से इसके प्रोपोनेंट्स थे, किन किन साइंटिस्ट का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, एंड ये किसने प्रपोज किया। तो बेसिस की बात करें तो नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ही कंसीडर नहीं करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी, एनाटॉमी के अलावा साइटोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सभी चीजें देखी जाती हैं। हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, साइटोलॉजी देखेंगे, साइटोलॉजी के अलावा एम्ब्रियोलॉजी भी देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अलावा फिजियोलॉजी भी देखेंगे, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स देखेंगे। अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो सिर्फ एक चीज को देख के हम उसके बारे में जजमेंट नहीं कर सकते, हमें उसके सारे कैरेक्टर्स को देखना पड़ता है। तो हमने उसके सारे कैरेक्टर्स की स्टडी करी और उस बेसिस पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया दैट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बात आती है प्रोपोनेंट्स की। तो प्रोपोनेंट्स के अंदर साइंटिस्ट थे, मेन साइंटिस्ट जॉन रे, डी कैंडोले एंड माइकल एडेंसन, ये साइंटिस्ट थे। फिर बात आती है इसको प्रपोज करने वाले कौन थे, हु वाज द साइंटिस्ट। बेंथम एंड हुकर का नाम जो आता है, इनकी थ्योरी, इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो इसको वाइडली यूज किया जाता है। कैसे? इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसको 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 1D तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी था, इसके अंदर हमने एक डायमेंशन और ऐड कर दी। दूसरी डायमेंशन क्या थी, जिसमें हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सब चीजों को काउंट करते हैं, तो इसीलिए इसको 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन के बाद जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया और जो अनरिलेटेड थे उन्हें दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। लेकिन आर्टिफिशियल में इसका उल्टा था। आर्टिफिशियल में क्या था, जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में आने चाहिए थे वो सेम ग्रुप में नहीं आ पा रहे थे, वो डिफरेंट ग्रुप में प्लेस हो रहे थे, और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में आने चाहिए थे वो सेम ग्रुप में नहीं आ रहे थे, और जो सेम ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में आने चाहिए थे वो डिफरेंट ग्रुप्स में जा पा रहे थे। फिर बात आती है बेंथम एंड हुकर ने जो सिस्टम दिया इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो हम लोग हर्बेरियम शीट के बारे में पढ़ते हैं, हर्बेरिया पढ़ते हैं लिविंग वर्ड के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हर्बेरियम शीट्स को डिपॉजिट किया जाता है इंडिया के अंदर, उसको अभी भी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबमिट किया जाता है। ऐसे ही नहीं, किसी भी शीट को कैसे भी अरेंज कर दिया जाता है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग हर्बेरियम शीट्स को अरेंज करते हैं। So this is the system that have practical value and this is the most acceptable classification system. Now we are moving ahead, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट थिंग, बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या समझाया उसकी बात कर लेते हैं। बेंथम एंड हुकर दोनों साइंटिस्ट थे जो कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड के अंदर काम कर रहे थे। दे वर वर्किंग इन द रॉयल बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंग्लैंड। और जो भी बोटेनिकल गार्डन के अंदर साइंटिस्ट काम करते हैं उन्हें क्यूरेटर बोला जाता है। क्यूरेटर क्या होते हैं? दीज आर द साइंटिस्ट दैट वर्क इन द बोटेनिकल गार्डन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जेनेरा प्लेंटेरम। इसका वॉल्यूम 3 जो था उसके अंदर इन्होंने सीडेड प्लांट को हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, यानी कि आपके पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों सीडेड प्लांट हैं, इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स बोला जाता है। और इन्हें इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया कौन सी बुक के अंदर? द नेम ऑफ बुक वाज जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3। किसने मेंशन किया इस बुक के अंदर? बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया। फिर बात आती है इन्होंने आगे क्या रखा, इन्होंने प्लांट किंगडम को बेसिकली अगर बात करें तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से ग्रुप्स? क्रिप्टोगेमिया एज वेल एज फेनेरोगेमिया।
फेनिरोगैमिया जिसके अंदर स्पर्मेटोफाइट्स को यानी कि सीडिड प्लांट्स को रखा गया, ठीक है, और इसके अंदर 202 फैमिलीज आती हैं। फेनिरोगैमिया को इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से वो ग्रुप थे? पहला था डाइकोट, दूसरा था आपके सामने जिम्नोस्पर्म और तीसरा था मोनोकोट। डाइकोट के अंदर इन्होंने बताया कि 165 फैमिलीज आती हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर इन्होंने बताया कि इसके अंदर 3 फैमिलीज आती हैं, और मोनोकोट के अंदर इन्होंने बताया कि इसके अंदर 34 फैमिलीज आती हैं। लेकिन क्या ये सही था? थोड़ा सा सही था, लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स क्या थे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले मैं आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस बता दूं। मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस बता दूं। मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस है? मोनोकोट के अंदर सीड के अंदर एक ही कोटिलिडन होता है, और डाइकोट के अंदर सीड के अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं। सेकंड, मोनोकोट की जो लीफ है उसके अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। आप देख पा रहे हैं इस लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन है। लेकिन जो डाइकोट है, डाइकोट की लीफ के अंदर पैरेलल नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। एक नेटवर्क की तरह वेनेशन होता है। मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है वो सिस्टमेटिकली नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, रैंडमली होते हैं, कहीं भी रिंग फॉर्म नहीं करते। लेकिन डाइकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। फिर मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है, डाइकोट के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। मोनोकोट के अंदर आप देखेंगे फ्लावर जो हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, 3 के मल्टीपल्स में होते हैं, यानी ट्राइमेरस होते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 और 4 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी टेट्रामर और पेंटामर की फॉर्म में होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। लेकिन एक गड़बड़ क्या कर दी? गड़बड़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला ड्रॉबैक जो बेंथम एंड हुकर ने किया, इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया। अभी तक ना तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में और ना ही नेचुरल क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं कंसीडर किया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड, जिम्नोस्पर्म को गलत जगह दे दी गई। जिम्नोस्पर्म को इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रख दिया, जो कि गलत था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म डाइकोट से पहले आने चाहिए थे। इन्होंने क्या कहा? पहले डाइकोट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकोट, लेकिन ये गलत था। जो करेक्ट सीक्वेंस क्या था? करेक्ट सीक्वेंस शुड बी जिम्नोस्पर्म, डाइकोट एंड मोनोकोट। So this was the drawback of natural classification system. And second drawback, natural classification system के अंदर भी फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वुड बी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे किया गया। सबसे पहले इसके अंदर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, सब चीजों को कंसीडर किया गया, प्लस इसके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी स्टडी की गई, ठीक है, यानी कि फाइलोजेनी को भी इंक्लूड किया गया। इट वॉज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, ओके। सेकेंड, अगर हम बात करें, इसी को कंसीडर करके हम लोग इसको 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग इसमें यह ध्यान में रखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर कौन है, कौन से ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर डिफर करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो क्लासिफिकेशन में थोड़ी और सुधार आएगा। फिर प्रोपोनेंट्स, कौन कौन से साइंटिस्ट का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, तो एंगलर एंड प्रेंटल थे, हचिंसन थे, तख्ताजन थे। एंगलर एंड प्रेंटल, हचिंसन एंड तख्ताजन, ये 3 साइंटिस्ट थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, वो स्टेटमेंट तख्ताजन ने दी थी। तख्ताजन क्या कहते हैं? तख्ताजन कहते हैं कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लैश। अगर आप टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और आप फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज इक्वल टू बोन विदाउट फ्लैश, यानी जो बोन है बिना मांस के है, एक हड्डी बिना मांस के, उसको इन्होंने इससे कंपेयर किया कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज इक्वल टू बोन विदाउट फ्लैश। क्लियर? इट वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय तख्ताजन। फिर बात आती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे निकाला जाता है, तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें चाहिए होते हैं, तो इसी वजह से दिस इज वेरी डायनेमिक
क्लासिफिकेशन सिस्टम। डायनेमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। Is it clear? So this was about the phylogenetic classification system, and the proponents was Engler and Prandtl, Hutchinson and Takhtazan. The statement of Takhtazan is very important. You should keep in mind. So this was all about classification system.